अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं शरियार अहमद। आज के दिन हम लोग चैप्टर नंबर 8 के बारे में, चैप्टर 8 के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और भाई पता है यार, मैं खूबसूरत लग रहा हूँ क्या? मतलब अब ताड़ते ही रहोगे क्या? पढ़ भी लो थोड़ा सा, देखो कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं, हैंडसम सा, सही है ना। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़े। चैप्टर नंबर 8 का नाम है काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और चैप्टर नंबर 8 का हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वाली अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, उसके बगैर ये समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद इसका सेकंड टॉपिक है और चैप्टर 8 का आखिरी टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी वो कौन कौन सी वजूहात हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम कर सकते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में हम आपको आज यही बताएंगे, मतलब आज इस वीडियो के अंदर उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो ये टोटल 6 फैक्टर्स हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है। पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, चौथा फैक्टर है कैटालिस्ट और सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन, पांचवा फैक्टर, और छठा फैक्टर है रेडिएशंस। अब देखो हम उल्टा स्टार्ट करेंगे या बल्कि बीच बीच में से रैंडमली स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन, भाई सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? आप जिस जगह पे केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, यानी जिस एरिया के अंदर केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, वो कहलाएगा सरफेस एरिया ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर तो वो एरिया बड़ा है, अगर वो एरिया बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा, और अगर तो वो एरिया छोटा है तो रिएक्शन बहुत स्लो स्लो होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो कि मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देता हूं। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल है, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जांपल है कि अगर आपने मार्बल के छोटे छोटे पीसेस कर लिए, मार्बल होते हैं ना, मार्बल के जो पत्थर होते हैं, मार्बल के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अगर आप बड़े बड़े पत्थर करोगे तो उसको जब जमीन के ऊपर रखोगे तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, यानी उसकी छोटी सी टिप्स जो होंगी ना, वो पत्थर की जो नोकें होंगी, वो क्या नाम है, जमीन को टच कर पा रही होंगी, उसका सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस के साथ में, जमीन के साथ में वो कम टकरा रहा होगा। लेकिन अगर आपने मार्बल के छोटे छोटे चुन्ने पीसेस कर दिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको जमीन में फैला दिया, तो उसका सरफेस एरिया, यानी अब जो जमीन के साथ में टच हो रहा है उसका हिस्सा, वो मार्बल का, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ऐसा मार्बल जो छोटे छोटे पीसेस के अंदर होगा, वो जल्दी से रिएक्ट कर लेगा पानी के साथ में, या जल्दी से रिएक्ट कर लेगा किसी एसिड के साथ में, तो उसका रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। जबकि अगर आप उसी पत्थर को एसिड के साथ में रिएक्ट करने की कोशिश करोगे जिसका सरफेस एरिया कम है, या उसी पत्थर को पानी के अंदर डालने की कोशिश करोगे जिसका सरफेस एरिया कम है, तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा। ये वाली एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है कि जब मार्बल को एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो मार्बल का बड़ा पीस जो होगा, जिसका सरफेस एरिया कम होगा, तो वो बहुत स्लो रिएक्शन करेगा, और जब मार्बल के बहुत छोटे छोटे पीसेस को जब एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया जाएगा तो वो रिएक्शन बहुत तेज होगा, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब ये टेक्स्ट बुक की एग्जांपल थी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये टेक्स्ट बुक वाली एग्जांपल बहुत ज्यादा मुश्किल है। कौन जाए मार्बल ढूंढने, कौन जाए एसिड ढूंढने, कौन इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन करे? मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी पूरा भर के रख दो और 1 हफ्ते तक उसको ताड़ते रहो, मतलब देखते रहो। आप देखना 1 हफ्ते के बाद भी वो पानी एज इट इज ही होगा। 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा पानी हो सकता है कम हो जाए, अगर आपने गिराया ना हो, अगर आपने फेंका ना हो, तो वो थोड़ा सा पानी हो सकता है कि कम हो जाए एवापोरेट होने पे, लेकिन बाकी सारा पानी एज इट इज मौजूद रहेगा उसी 1 गिलास पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत कम है, क्योंकि पानी जो जमीन से या ग्लास की जो सरफेस से टकराया हुआ है वो बहुत कम है सरफेस एरिया। लेकिन आपने वही गिलास पानी को जमीन पे डाल दिया, उंडेल दिया, तो वो पानी पूरा फैल जाएगा। जब पूरा फैल जाएगा जमीन पे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी देर में देखना पानी अल्लाह को प्यारा हो चुका होगा। तो ये पानी का एवापोरेशन का प्रोसेस हो जाएगा बहुत जल्दी, यानी सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन तेज होगा, और सरफेस एरिया कम है तो रिएक्शन स्लो होगा। एक तीसरी एग्जाम्पल, मैं आपके घर पे आया, आपने मुझे बोला सर मैं बस अभी आती हूँ चाय बना के आपके लिए, ओ माई गॉड, या मैं अभी आता हूँ आपके लिए चाय बना के, ओ माई गॉड वगैरह। तो आपने एक बड़ी सी पतीली ली और बड़ी सी पतीली के अंदर ना 1 गिलास पानी डाल दिया, उसको गर्म करने के लिए रख दिया। तो वो बड़ी सी पतीली के अंदर थोड़ा सा पानी होगा और वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, भले चाय बने ना बने, लेकिन पानी जल्दी से गर्म हो जाएगा और पानी जल्दी से एवापोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वही 1 गिलास पानी एक छोटी सी पतीली के अंदर डाल दिया और उसको गर्म करने लगे, तो उधर टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा और फिर पानी जाके थोड़ी देर बाद जाके एवापोरेट होना शुरू होगा, और उसमें काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा प्रोसेस। समझ रहे हो मेरी बात? तो सरफेस एरिया ज्यादा तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा।
और सरफेस एरिया कम तो रिएक्शन की स्पीड भी कम। इतनी सी बात है। यानी मैं इसको इतनी सी बात बोल सकता हूं कि रेट, भाई रेट का मतलब मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया, रेट का मतलब होता है कि कितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं कितने टाइम के अंदर, या कितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं कितने टाइम के अंदर। इसको हम आम अल्फाज के अंदर रिएक्शन की स्पीड ही कंसीडर करते हैं या रिएक्शन की वेलोसिटी ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहां पे बोलूंगा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन के अंदर कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन के, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन के। अगर तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा ज्यादा। और अगर सरफेस एरिया हो जाए कम, सरफेस एरिया क्या हो जाए भाई, कम हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन आर एक्शन से मुराद है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई है? इतनी से आसान सी बात है। ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम। आगे चलो भाई, आगे चलो आगे। दूसरा जो फैक्टर है वो है फैक्टर रेडिएशंस का। अभी जो रेडिएशंस वाला फैक्टर है ना, रेडिएशंस वाला फैक्टर, एक बात याद करो, रेडिएशंस हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती हैं। और अगर रेडिएशंस ना हो तो केमिकल रिएक्शन हो तो सकता है लेकिन स्लो हो जाता है कभी कभार। जैसे अगर मैंने मान लो खाना गर्म करना है तो मैं उसको माइक्रोवेव के अंदर रखूंगा, तो माइक्रोवेव के अंदर यानी ओवन जो होता है ना, ओवन के अंदर रखूंगा तो ओवन के अंदर होती है रेडिएशंस होती हैं, हीट रेडिएशंस होती हैं, माइक्रोवेव रेडिएशंस होती हैं, सही है। तो वो क्या करते हैं, खाने को जल्दी से गर्म कर देती हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देती हैं। मैंने जो खाना चूल्हे पे गर्म करना होगा और मुझे उसके लिए 5-10 मिनट लगेंगे, वो माइक्रोवेव के अंदर मैं 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर गर्म कर लूंगा, क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर है रेडिएशंस। तो रेडिएशंस एनहेंस कर देती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को। तो यहां पे ये लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, रेडिएशंस के। इसकी एक और एग्जांपल ले लो भाई, हमारी जो सनलाइट आती है, सूरज से जो सनलाइट जमीन में पड़ती है उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं। एक सेकंड, मान लो ये जमीन पे पानी पड़ा हुआ है, बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, ये है वाटर, ये पानी पड़ा हुआ है और ये हमारे सन बाबू भैया हैं, ये हमारे सन बाबू भैया भाई, ये है हमारा सन, और इनसे हमारे पास जो रेडिएशंस आ रही हैं वो रेडिएशंस हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है। और ये जमीन पे आएंगी सारी, भूचाल आ जाएगा इस पानी के अंदर और ये सारा पानी क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, सही है। मान लो अगर हमारे सन बाबू भैया ना होते या सन बाबू भैया सर्दियों के टाइम के अंदर गायब हो गए तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नहीं आ रही, या आ रही तो बहुत कम आ रही है, तो इस पानी को एवापोरेट होने के लिए भी टाइम ज्यादा लग जाएगा। इतनी सी बात है। अब आते हैं कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है या कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन की स्पीड को कम करता है? ये दो काम के अलावा कैटलिस्ट और कोई काम नहीं करता। कैटलिस्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है, तेज कर देता है रिएक्शन की स्पीड को, सही है। और नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, हमेशा स्लो कर देता है। ये बात समझ में आ रही है? अब इनकी जरूरत कहां पे पड़ती है, ये यहाँ पे जरूरत कहां पे पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो कुछ रिएक्शन इतने ज्यादा स्लो होते हैं कि हमें उसके अंदर कैटलिस्ट डालना पड़ता है ताकि वो रिएक्शन थोड़ा तेज हो, तो हम उसकी स्पीड को मालूम कर सकें या रिएक्शन को तेज करवा सकें। मान लो कि आयरन को कोरोजन का जो प्रोसेस है, यानी लोहे को जंग लगने का जो प्रोसेस है या किसी भी मेटल को जंग लगने का जो प्रोसेस है वो इतना स्लो होता है कि भाई सालों लग जाते हैं। अब कौन सालों वेट करेगा उसको जंग लगाने के लिए? अगर मुझे मान लो किसी लोहे को जंग लगाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या सालों वेट करूंगा? नहीं, मैं कैटलिस्ट यूज करूंगा। कैटलिस्ट को तेज जंग लगाएगा और इस तरह से मेरा रिएक्शन थोड़ा तेज हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे हम ये जो पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं फॉर स्लो रिएक्शंस, ठीक है, जो रिएक्शन स्लो हो, जैसे कि दैट इज कोरोजन इन मेटल्स नॉर्मली, ठीक है। और नेगेटिव कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को स्लो करता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन इतना ज्यादा फास्ट हो रहा है कि मैं उसकी स्पीड को मालूम ही नहीं कर पा रहा,
फॉर एग्जाम्पल कि मैंने नमक को पानी में डिसॉल्व किया, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो सेकंड्स, मिनी सेकंड, नैनो सेकंड्स के अंदर हो जाता है। ये डाला, ये हो गया डिसॉल्व। तो ये रिएक्शन इतना फास्ट है कि हम उसकी एग्जैक्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते, या फिर हम उसको क्या नाम है स्लो करके देखना चाहते हैं भाई कि ये एक्चुअली कैसे हो रहा है वगैरह वगैरह, मैकेनिज्म समझना चाहते हैं, या और भी दूसरी चीज हो सकती है। तो हम वहां पे रिएक्शन को स्लो करेंगे अगर, तो हमें नेगेटिव कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव कैटालिस्ट रिएक्शन को स्लो करता है और ये यूज किया जाता है फॉर वेरी फास्ट रिएक्शंस। जो रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज होते हैं उनको स्लो करने के लिए नेगेटिव कैटालिस्ट यूज किया जाता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। अब एक होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। भाई देखो, डिपेंड करता है कि कुछ रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शन की स्पीड तेज होगी या ज्यादा, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, ये डिपेंड करता है उन रिएक्टेंट्स के ऊपर भी जो कि आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। मान लो कि ये शादी की एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि कोई लड़का है, उसकी शादी हुई है। ओ माय गॉड, अबे यार ये लड़कियां ना साइड पे हो जाएगी, लड़कों की एग्जांपल है, सही है ना। तो अगर, तो वो क्या नाम है, नहीं यार ये छोड़ो, चलो समझा दो भाई। देख लो, अगर मान लो कि अगर कोई लड़का है और जो है ना उसकी शादी हुई, लड़का लड़की दोनों की शादी हुई है, दोनों की शादी होगी ऑब्वियसली, तो दोनों बहुत कॉन्फिडेंट है, दोनों शाय नहीं है, दोनों एक्टिव है, दोनों क्या नाम है आपस में अंडरस्टैंडिंग जल्दी बनाना चाहते हैं, दोनों सब कुछ जल्दी करना चाहते हैं। तो क्या होगा, उनके दरमियान में रिएक्शन हो जाएगा तेज। मतलब टर्की घूम के आना है, चलो तो जल्दी जाओ, पाकिस्तान टूर करना है जल्दी जाओ, घूम के आना है, खाने से घूम के आना है जल्दी आओ, सही है, अंगूठी बनानी है जल्दी करो, बस सब काम तेज तेज हो जाएगा। क्योंकि रिएक्टेंट्स ना, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है वो बहुत एक्टिव है, बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन मान लो लड़का भी शर्मीला है ऐसा वाला है, और जो ना लड़की भी है वो ये वाली है, सही है। तो क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे ना, इनके कोई प्लान्स बन पाएंगे, सही ना। तो यहाँ पे बहुत स्लो हो जाएगा रिएक्शन। पहले उनकी शाइनेस खत्म होगी तो फिर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इतना टाइम लगेगा, सही ना। तो उनकी यही सारी चीजों के अंदर टाइम सारा निकल जाएगा। तो इसी तरह जो रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्टेंट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव। यानी एक्टिव जो रिएक्ट करना चाहता है, एक्टिव को हम रिएक्टिव भी बोल सकते हैं, जो जल्दी जल्दी रिएक्ट करना चाहता है, और एक होता है इनएक्टिव जो कि रिएक्ट करना चाहता ही नहीं है। तो अगर एक्टिव होगा रिएक्टेंट तो रिएक्शन तेज होगा, और अगर इनएक्टिव होगा रिएक्टेंट तो रिएक्शन स्लो होगा। क्या समझाया, समझ आया कुछ? अगर ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई ना, मैं चमाट ही मारूंगा। पहले देख लो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही कि नहीं। हो रही है। तो रिएक्टेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव, सही है। एक्टिव या फिर रिएक्टिव भी कहा जाता है इसको, रिएक्टिव, एक्टिव या रिएक्टिव। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर एसिड को बेस में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो बन जाएगा सॉल्ट और प्लस वाटर बन जाएगा। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्टिव रिएक्टेंट्स हैं, दोनों जो रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो रिएक्शन बहुत तेज होगा, ये फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन इनएक्टिव रिएक्शन कैसे हो सकता है, अगर मैं वाटर के अंदर चीनी को डिसॉल्व करूं, मतलब शुगर है, चीनी को पानी के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पे चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व होना ही नहीं चाहती, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा, बन तो जाएगा, वो बन जाएगा स्वीट वाटर, बन तो जाएगा, मतलब मीठा पानी बन जाएगा। फॉर्मूला छोड़ो, शुगर फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, तो स्वीट वाटर बन तो जाएगा, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये बात वो जानती है जो लड़कियां और जो रूह अफ़ज़ा बनाते हुए उनको लगता है यार चीनी डालनी चाहिए इसको मीठा करने के लिए, वो जानती हैं ये वाली बात। तो इनएक्टिव रिएक्टेंट्स के अंदर और भी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हाईली अनरिएक्टिव होती है, और इसके अलावा जितनी भी नोबल गैसेज हैं जैसे हीलियम, जिनॉन, आर्गन वगैरह, ये सारी, या क्रिप्टॉन वगैरह, ये सारी भी नोबल गैसेज होती हैं, किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करती। अमोनिया गैस काफी ज्यादा अनरिएक्टिव होती है, इनएक्टिव होती है। तो ये सारी जो रिएक्टेंट्स हैं, ये सारे रिएक्टेंट्स हैं वो स्लो करते हैं रिएक्शन, सही ना। इनके लिए टेम्परेचर देना पड़ता है, कैटलिस्ट देना पड़ता है इनको तेज करने के लिए। अब आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या काम करता है भाई, देखो अगर मैं तुम्हारे नीचे आग लगा दूं और तुम्हें बांध दूं कुर्सी से, कितनी मरतबा समझाया, तुम उछल के भागोगे ना, तो यही काम करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी को, यानी मॉलिक्यूल्स के भागने की स्पीड को तेज कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन तेज भागना शुरू हो जाता है, और नतीजा ये निकलता है कि वो जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाता है।
मान लो कि अगर आपने बर्फ को मेल्ट करना है तो एक तरीका यह है कि आप उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो तब भी वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको चूल्हे पे गर्म करना शुरू कर दोगे बर्फ को तो वो एकदम से पानी बनना शुरू हो जाएगी, जल्दी जल्दी पानी बनना शुरू हो जाएगी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी रिएक्शन करने की स्पीड भी क्या हो गई? बढ़ गई। अगर मैंने खाने को वो करना है, खराब होने से बचाना है, यानी मैंने खाने को बैक्टीरिया लगने से बचाना है, जो मेरे पास खाना रात को बच गया है, फूड वगैरह जो मेरे पास रात को खाने को बच गया है और मैंने इसको बचाना है बैक्टीरिया से या मैंने जरासीमों से या मौसम से बचाना वगैरह वगैरह, तो बेसिकली मैंने उसके खराब होने की स्पीड का जो रिएक्शन है, उस खाने के खराब होने की स्पीड का जो रिएक्शन है, मैंने उसको स्लो करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको डाल दूंगा फ्रीजर के अंदर। फ्रीजर के अंदर डालूंगा तो टेम्परेचर हो जाएगा कम। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रिएक्शन की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। जब रिएक्शन की स्पीड खराब होने की बहुत स्लो हो जाएगी तो उस खाने को बहुत टाइम बाद जाके बैक्टीरिया लगेगा और बहुत टाइम बाद जाके वो खराब होगा। अदरवाइज बीच में हम उसको यूज कर सकता हूं। समझ आ रही मेरी बात? तो ये सीन है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, यानी कि रिएक्शन की स्पीड भी रिएक्ट करने की वो कम हो जाएगी। सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर्स के अंदर लाजमी आती है वाला टॉपिक। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं तो इसको मैं ये बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम होगा रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन पे चलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का भी यही सीन है। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की उतने ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट्स बनेंगे, जितनी कम इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतने देर से प्रोडक्ट्स बनेंगे। सही ना? ये बात समझ में आ रही भाई? ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी तो ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट्स बनाएंगे और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कम होगी रिएक्टेंट्स की तो वो उतनी देर से प्रोडक्ट्स बनाएंगे। यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है क्वांटिटी इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो या क्वांटिटी इन मोल्स बोल लो। अब यहाँ पे अगर रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम है तो वो रिएक्टेंट्स जो है ना बहुत स्लो रिएक्ट कर पाएंगे और बहुत स्लो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो जल्दी से प्रोडक्ट्स बना लेंगे। सही है? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि क्वांटिटी, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं बोलूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। इतनी सी बात है। अब आप इसको कॉपी कर लो इधर तक और इसके बाद इसका पूरा थ्योरेटिकली जो लिखवाना है मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक पेज पे लिखूंगा और उस पेज पर लिखने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा और एक काम करूंगा उसकी पिक्चर जो है ना वो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। जिसको यहां से समझना हो यहां से समझो। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।